हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला वीडियो आप सभी ने देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, कैसे आएगा आपको वो, है ना। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने न्यूमेरिकल किए तो आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी पता चलता जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल को करने की थोड़ी बहुत हैबिट बनाएं। और न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं बच्चे, 3-4 फार्मूलाज को ट्राई करो, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई का जुगाड़ बैठ ही जाता है। जब मैं 12th में था तो मैंने भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, पता चल जाता है कि ये फार्मूला लगाना है। अदरवाइज 3-4 फार्मूले लिख लिए उस क्वांटिटी से रिलेटेड और उनमें से कोई ना कोई एडजस्ट हो ही जाता था। ठीक है, चलिए तो आज न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, उम्मीद करता हूँ वो आप अच्छे से देखेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज हम काम करना चालू करते हैं अगेन। ऑलराइट, चलिए तो पहला सवाल देखें आप सभी। पहला सवाल कर रहे हैं, तांबे के लिए दहली आवृत्ति का मान 1.12 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बच्चों, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को कैसे लिखेंगे बच्चों, न्यू नॉट लिखते हैं क्या। पहले नंबर का सवाल कर रहा हूँ और जो डेटा दिया हुआ है वो दहली आवृत्ति का है। ये है 1.12 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये दहली आवृत्ति दी हुई है। इसके पृष्ठ पर 25-37 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा से। ठीक है, और ये कितनी है बच्चों, 25-37 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तांबे के लिए कार्यफलन एवं निरोधी विभव की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्यफलन और निरोधी विभव ज्ञात करना है। ये ध्यान में रखें। किस तरीके से इस चीज को करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्यफलन, तो देखो आवृत्ति दी हुई है, ये दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति से कार्यफलन आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने कार्यफलन के लिए काम किया। हम लिख लेते हैं फाई नॉट। फाई नॉट इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, एच का मान कितना, 6.62 गुणा 10 की घात -34। ठीक है, फिर ये गुणा होगा किससे, न्यू नॉट से, जो मान है 1.12 गुणा 10 की घात कितना, 15, ये 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने एक बात है, एच न्यू नॉट हो चुका है। मैं जो काम करने वाला हूँ निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो जूल में भी कर सकते हैं, इससे जो मान आएगा वो जूल में आएगा। और उस मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगाना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगा दोगे, ये ऊर्जा किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं लिखूंगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। बात समझ में आ रही है क्या। आपने सबसे पहले ये कार्यफल निकाल लिया ऐसा। ठीक है, इतना कार्यफल निकालने के बाद में आपने ये जो कार्यफल का मान था वो जूल में था, जूल को हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, इसलिए हमने डिवाइड लगाया 1.6 गुणा 10 की घात -19 का हमने इसमें डिवाइड लगा लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। चलिए एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ बच्चों। हाँ, तो क्या करना है, 6 पॉइंट, ओके ये पॉइंट नहीं था, 6.62 गुणा करना है 1.12 से, और उसमें भाग लगाना है 1.6 का। ठीक है, कितना आएगा, 4 पॉइंट, ये मान जो आने वाला है वो 4.34, सॉरी 4.634 आ रहा है। तो ये मान लिखेंगे 4.634। ठीक है, अब देखो
घात कितना बैठ रहा है, पहले घातों का एडजस्टमेंट भी तो करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये माइनस का 19 है, ऊपर जाते ही प्लस का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 और 15 कितना होता है वो भी देख लीजिए। तो हमने बोला ये 14 और ये 34, तो ये प्लस का 34 होगा। प्लस का 34 और माइनस का 34 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये मान आएगा इतना। पता चल गया फाइव नॉट का मान कितना, 4.634। अब देखिए ये जो मान है आगे क्या अपना इतना ही था, 6 क्या बोल रहा हूँ मैं आज, 4.64 के बराबर आ रहा है। ठीक है, बात है ना, बोलने में उत्सुक हो रहा है बच्चों, सॉरी। ठीक है, अभी ये कार्यफलन आ चुका है आपके पास में। ये तरंग धैर्य है जो कि प्रकाश आ रहा है उस धातु सतह पर। अब धातु सतह पर आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर हमें पता है तो उस फोटोन की ऊर्जा भी तो निकाल सकते हैं ना। देखो h नहीं होती है फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, तो इसका मतलब है इसे मैं लिख सकता हूँ hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए तो ऊर्जा निकालेंगे। अब देखो कार्यफलन अपन ने किस में निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इस ऊर्जा को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालूंगा। वापस से इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगाने वाले हैं अपन। ठीक है, तो काम करना चालू करते हैं। h का मान कितना, 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, डन। फिर c का मान आप सभी को पता होना चाहिए, 3 गुणा 10 की घात 8। इससे पहले जो मैंने बोलने में गलती करी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लैम्डा का मान कितना है, 2537 एंगस्ट्रॉम है बच्चों, 10 की घात माइनस 10। ठीक है, अब इसी के साथ में मेरे को ऊर्जा किस में कन्वर्ट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 गुणा 10 की घात क्या माइनस 19, डन हो गया। ठीक, और अब ये मान जो ऊर्जा का आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये हो गया ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा। वापस से कैलकुलेटर यूज़ करना बनेगा भी अपना, है ना। चलिए तो अपन काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए अब काम कैसे करेंगे। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये है 6.62। ओके, कैलकुलेटर जो गुणा हो रहा है ना वो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो आपको नहीं दिखाई देगा। ऑलराइट, लेकिन मेरे को तो पता चल रहा है। ये है 2537 का डिवाइड लगाया, वापस से डिवाइड लगाया 1.6 का, तो ये आ रहा है 0.0048, 0.0048। ओके, तो ये मान लिख देता हूँ 0.0048। ठीक है, दैट इज ई। अब ये देखो ये कितना है, गुणा, तो यहाँ पे -10 और -19 हो जाएगा कितना, -29। -29 ऊपर गया, 29 ऊपर गया तो +29, +29 और 8 कितना हो जाएगा, 37 मेरे हिसाब से। तो ठीक है, 37 प्लस का 34 माइनस का कितना रिमेनिंग रहा, प्लस का 3, तो ये हुआ 10⁻3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चला क्या आपके फोटोन की ऊर्जा, उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा, सिंपल है ना। अब देखिए अब काम कैसे करना है। आपतित फोटोन की ऊर्जा गई, कार्यफलन आ गया, तो हमें पता है आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए ये कितना है, 4.8 लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम कर रहा हूँ। फाई नॉट का मान कितना है, 4.6 लिख देता हूँ मैं मेरी सुविधा के लिए। मैं सबसे सिंपल तरीके का पैटर्न यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों 4.8 माइनस 4.6 इज इक्वल्स टू EV नॉट, और ये मान किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4.8 में से 4.6 निकालोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा क्या, तो
तो ये आएगा 0.2 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या, निरोधी विभव। पता चला क्या? इस तरीके से काम होगा बच्चों। तो आपने पहले क्या निकाला, कार्यफलन निकाला। कार्यफलन के बाद में आपतित फोटोन की ऊर्जा निकाली। आपतित फोटोन की ऊर्जा आने के बाद में हमने आइंस्टीन का सूत्र रख दिया। जैसे ही आइंस्टीन का सूत्र रखा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी बच्चों। इस तरीके का सवाल जो कैलकुलेशन वाइज इतना होता है, चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन ईजी है देखा जाए तो, है ना। मैंने तो हालांकि कैलकुलेटर का यूज़ किया है, लेकिन आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा ये। चलिए, हो गया ये सवाल। ओके, तो दूसरे नंबर का सवाल करते हैं हम। देखिए, सिंपल होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक धातु के लिए दहली तरंग दैर्घ्य का मान, दहली तरंग दैर्घ्य किससे डिनोट करोगे बच्चों, बताओ। दहली तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा नॉट से मेरे हिसाब से। तो लैम्डा नॉट का मान कितना है, 5675 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, धातु के लिए कार्यफलन की गणना, आप देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों। फाई नॉट का मान निकालना है ना। फाई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, और वो क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो फिर फाई नॉट का फॉर्मेट क्या बैठेगा, तो हमने बोला फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच का मान कितना, 6.62 गुणा 10 की घात -34 गुणा सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 भाग जाएगा किसका, लैम्डा नॉट का। लैम्डा नॉट का मान का है जो दिया हुआ है 5675 गुणा एंगस्ट्रॉम था ना, 10 की घात -10। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलना ही चाहिए। अब देखो ये वाला मान जो है आप जूल में भी निकाल सकते थे, हालांकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, लेकिन जब आपको आगे काम करना ही नहीं है, आपको निरोधी विभव निकालना ही नहीं है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों कन्वर्ट करोगे। फिर तो आप अपनी कैलकुलेशन की इच्छा देखो कि मेरे को कैसे काम करना है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जूल में भी निकाल के आओगे तो भी कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, सोने पे सुहागा है। ठीक, ऑलराइट, समझ में आया, इतना है। कैलकुलेट पार्ट आपका है, ये जो मान आएगा वो जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक तो 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और एक 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तरंग दैर्घ्य के विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं में अंतर की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जाओं में अंतर की गणना, अच्छा सवाल। देखिए, तो मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा मान है ये λ1 है और ये वाला λ2, ये बेसिक हमने निश्चित किया। तो इससे रिलेटेड ही, इस तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड एनर्जी को मैं E1 लिखूंगा और दूसरे तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड एनर्जी को E2 लिखूंगा। ठीक है ये बात। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा समझिए, वो सेम यहाँ पर समझने लायक बात है। ये क्या आ रहा है, एक फोटोन आया λ1 वाला, ठीक है, जिसकी एनर्जी E1 थी। ठीक, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी Ke1। ठीक है, उसी सतह पर, सतह वही थी तो हमने बोला फाई नॉट, उसका कार्यफल। फिर दूसरा फोटोन आया, उसका तरंग दैर्घ्य λ2 था तो उसकी एनर्जी E2 हो जाएगी, लेकिन सतह वही रही, इसलिए कार्यफल का मान फाई नॉट वो का वही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी E2 रही। बात समझ में आ गई क्या? तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा E1 इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है। और दूसरी वाली के लिए लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू, धातु वही थी तो फाई नॉट ही आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी। पता चला, दो अलग अलग इक्वेशन पता चला। ये बात और ध्यान में रखना, तरंग दैर्घ्य कम होगी तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये ध्यान में रखेंगे, तो ये फॉर्मेट हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं। तो हमने बोला λ1 का मान 3000 एंगस्ट्रॉम, λ2 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, फिर इससे रिलेटेड एनर्जी E1 और इससे रिलेटेड एनर्जी E2, है ना। और ये E1 का मान कितना होगा बच्चों, तो हमने बोला E1 का मान होगा hc डिवाइडेड बाय λ1। h न्यू होता है और न्यू की जगह c डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख सकते हैं। और E2 का मान क्या होगा, hc डिवाइडेड बाय λ2। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ।
पहले के लिए मैं एनर्जी लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, E1 इज इक्वल्स टू, समझिए इस चीज को, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, एंड E2 इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के E2 लिखा जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, E1 का मान देखिए फाई नॉट प्लस के E1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है E2 को, तो ये हो जाएगा फाई नॉट प्लस के E2, ठीक है। अब देखो माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा फाई नॉट प्लस के E1 माइनस फाई नॉट एंड माइनस के E2। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। चलिए फाई नॉट से फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू कितनी है, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, ठीक है। hc को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। चलिए तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल के, ठीक है, इसी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो हुआ, ये तो कैलकुलेट करना था, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया hc डिवाइडेड, सॉरी ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2, फिर ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 इस तरफ जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। बताओ भाई इतना समझ में आया, सिंपल था। चलिए अब h का मान देखिए, h का मान कितना रखने वाले हैं, तो हमने बोला h का मान हम रखेंगे 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c का मान कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा 2 का मान 6000 है ना, माइनस लैम्डा 1 3000, और एंगस्ट्रॉम दोनों के साथ में, तो मतलब 10 की पावर माइनस 10 में बाहर लगा सकता हूँ कॉमन लेकर के, ठीक है। डिवाइडेड क्या है भाई, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, इसका मतलब 6000 इंटू 3000 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम था, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 10 तो यहाँ पर भी आएगा, और 3000 एंगस्ट्रॉम भी था, तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस 10 तो इसका भी आएगा। बात समझ में, ये तो कैंसिल हुआ, डन। चलिए इसके 2 जीरो से मैं इसकी पावर को 8 बना देता हूँ, ठीक है। वैसे 8 बनाने का फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं, ये 10 की घात माइनस 10 ही रहने दो भाई, ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलिए तो 3 से इसको काट देंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और 1000 से मैं इसकी 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 5 ही रह जाएगा, ठीक है ये बात। चलिए फिर इसके बाद में और आगे कैलकुलेशन देख लेंगे अपन, कैलकुलेटर है अपने पास में, क्या कुछ चिंता करनी। तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 3 तो कैंसिल हो ही चुका है, 6000 में से 3000 हटाओगे तो 3000 और आएगा, ठीक है, इंटू पावर देखें 10 की पावर माइनस 34 यहाँ पर है और प्लस का 5 यहाँ पर है, तो 29 हो जाएगा। तो 10 की पावर 29 माइनस, ठीक है, डिवाइडेड, एक तो 6000 यहाँ का, मेरी 10 की पावर माइनस 10 है ना। चलिए तो ये 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये रामायण यहाँ पे कैंसिल, ये 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बताओ आया क्या जूल में, कितना 3.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है जूल में। आप चाहें डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से बता देता हूँ। तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू आई उसमें आपको किसका डिवाइड देना है, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, इसका आप डिवाइड दे दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जो कि आपका 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। ठीक है, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करोगे तो भी आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल सिंपल था, फॉर्मूला बनाने की तरीके। फॉर्मूला अपन ऐसे थ्योरी में हमने कभी नहीं बनाया था, लेकिन क्वेश्चन को देख करके हमने फॉर्मूले को बनाना सीखा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में 3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल है भाई, हमें पता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण के लिए, पता है नहीं पता? चलिए, तो हमने वही लिखा, क्या भाई, तो V की वैल्यू तो दी हुई है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ, करवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाला नहीं करवा रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल के लिए करवा रहा हूँ। तो फॉर अल्फा पार्टिकल कितना, 0.101, देवता हूँ, याद है नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं है, एंगस्ट्रॉम, सॉरी, हाँ, डिवाइडेड बाय √V। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाय √V, मतलब √100 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा भाई, 0.101 डिवाइडेड बाय 10 एंगस्ट्रॉम। कर लोगे मेरे हिसाब से तो कितना, 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ऐसे लग रहा है जैसे बाइनरी नंबर लिख रहे हैं। ओके, डन है, सिंपल था। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो 4th इज डन। 5th वन अच्छा सवाल है, देखिए, 20 वॉट के एक बल्ब से, 20 वॉट का एक बल्ब, मतलब उस बल्ब की पावर दे रखी है क्या? पावर कितनी है उस बल्ब की? 20 वाट का बल्ब। ओके, से 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, इतनी ही दे रखी है। चलो, बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, ये पूछ रहा है, 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो, पावर समझिए, पावर एनर्जी तो है ना। P इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, W/T, कार्य करने की दर ही शक्ति होता है, यही होता है। ठीक है, W/T या E/T, अरे पावर और क्या होती है, एनर्जी डिलीवर्ड। ठीक है, चलिए, इन 1 सेकंड, तो ये वास्तविकता में E/T है 1 सेकंड में, है ना। तो ये 1 सेकंड में इतना वाट दे रहा है, इतनी एनर्जी दे रहा है, या इतने जूल एनर्जी दे रहा है, 20 जूल एनर्जी 1 सेकंड में दे रहा है, ये ध्यान में रखो। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा कितनी है, 20 जूल है। 20 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूँ, पावर इज समहाउ एन, एन क्या होगा, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या गुणा 1 फोटोन की ऊर्जा। बताओ भाई, एन का मतलब क्या होगा, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो फोटोनों की संख्या तो स्मॉल एन मानो, और उसमें भाग किसका लगा दिया। ठीक है, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके का था। चलिए, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला समझिए। पावर हम बोलेंगे 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या गुणा 1 फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, तो 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, पावर में किसका डिवाइड लगा दिया, एनर्जी का। पावर की वैल्यू देखें, पावर 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 20, एनर्जी क्या था, h/nu लिखो क्या। ठीक है, h/nu
6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा न्यू का मान कितना जो दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 14, 5 के 20। सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10 की घात कितना आएगा माइनस का 20 आएगा, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, और मैं वही वैल्यू लिख दे रहा हूँ जो इसमें दी हुई है, 6 गुणा 10 की घात 19। इतने फोटोन एक सेकंड में ये क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। कौन उत्सर्जित कर देगा, बल्ब उत्सर्जित कर देगा। ठीक है, चलिए डन हुआ, सिंपल था ये। ओके नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन। अरे बड़ी जल्दी आ रहे। लास्ट वाला वीडियो बहुत छोटा था, इसीलिए आज 2 वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो एडिट हो जाए सही टाइम पे, तो काम कर लेंगे। ऑलराइट, ओके तो 5th वन हो चुका है। 6th वन देखें। डेविसन तथा या एवं जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन, प्रथम कोटि का विवर्तन बच्चों इसका मतलब n की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, प्रेक्षित किया जाता है। त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट, इतना ही रखते हैं वैसे भी होता है, प्रैक्टिकल में ही हमने यही लिया था, 54 वोल्ट है। और यदि निकिल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी, परावर्तक तलों के मध्य की दूरी स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी, ठीक है, कितनी है 0.9। इस बार परावर्तक तलों के मध्य की दूरी दे रहा, 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी नहीं दे रहा, ध्यान में रखना। तो विवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू ब्रेग एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। बताओ भाई, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि आपको परावर्तक तलों के मध्य की दूरी दे रखी है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। चलिए, तो sin थीटा बराबर n की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू ओके। हाँ निकाल सकते हैं ना, लैम्डा के लिए आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए काम किया है। हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए ही काम होगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। कहाँ से, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय क्या, √v वाले फॉर्मूला से। तो मैं लिख देता हूँ लैम्डा की जगह ये 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v दैट इज 54। ऑलराइट, आप चाहें तो एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की घात माइनस 10 रख लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि 10 की घात माइनस 10 ही लिखें। चलो, तो ये अपन कर लेते हैं 10 की घात माइनस 10। ठीक है, डिवाइडेड, हाँ भाई √v मतलब √54 हो गया लैम्डा का मान, इंटू 2 और d का मान कितना था 0.92, और ये भी एंगस्ट्रॉम में, गुणा 10 की घात माइनस 10। तो 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 10 तो कैंसिल होगा। फिर आपको ये पूरी रामायण क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। और आपको याद हो बच्चों, तो मैं ये चीज़ डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जब हम स्मॉल डी यूज़ कर रहे थे या ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे और 54 वोल्ट का ही काम कर रहे थे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में किया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 65 आई, अगर आपको याद। और जब हम फॉर्मूला डी साइन थीटा वाला यूज़ कर रहे थे या डी साइन फाई वाला यूज़ कर रहे थे, तब 50 डिग्री आएगा। याद है नहीं याद है, तो वो प्रैक्टिकल में वहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो वहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा ना तो हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ओके, देखें क्या बोल रहा है अगला। एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता, देखो संवेग का x घटक क्या होता है, डेल p x यही होता है, में अनिश्चितता कितनी 13.18 गुणा 10 की घात माइनस 30
यही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये संवेग में अनिश्चितता। ऑलराइट, स्थिति तथा वेग के x घटक में अनिश्चितताओं की गणना कीजिए। चलिए, मैं वेग के x घटक में तो अभी निकाल सकता हूँ। कैसे? तो हमने लिखा m और इसे मैं लिख सकता हूँ डेल वी एक्स बराबर कितना बच्चों? 13.18 गुणा 10 की घात -30। ठीक है, तो फिर वेग में अनिश्चितता कितनी होगी? देखो, हमने कहीं हाइजेनबर्ग वाले में पढ़ा नहीं था, लेकिन संवेग को देख करके हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। संवेग mv होता है ना, तो उस हिसाब से मैंने फिर संवेग में अनिश्चित, द्रव्यमान में अनिश्चितता हम बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर किसमें अनिश्चितता देखेंगे? वेग में अनिश्चितता देखेंगे, तो डेल भी लगा दिया फिर मैंने। क्या हो जाएगा बच्चों? 13.18 गुणा 10 की घात -30। ठीक है, और उसमें भाग किसका लगाएंगे? चलो देखो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का ही तो डिवाइड लगाएंगे, है ना। और m का चलो नेक्स्ट में लिख दीजिएगा मान, तो डेल वी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, 10 की घात -31। चलिए इसको सॉल्व करो, 10 की घात -1 नीचे, -1 नीचे तो ऊपर ले गए तो प्लस का 1 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 131.8 बटे 9.1। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिएगा, तो 1318 में 91 का भाग लगा दीजिएगा। जब 1318 में आप 91 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 14.48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सिंपल सा टास्क बताया मैंने आपको, डन हुआ। चलिए, तो ये हुआ इसका क्या? वेग में अनिश्चितता। अब हमें किस में निकालनी है? स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता कैसे निकालेंगे वो समझिए। स्थिति में अनिश्चितता के लिए मैं यूज करूंगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। वो बोलता है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स। न्यूमेरिकल है इसलिए h/4π में लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वलिटी के साथ। तो फिर स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? h डिवाइडेड बाय 4π इंटू डेल पी एक्स। अरे यही होगी क्या देवताओं? यही होनी चाहिए, है ना। चलिए, अरे इतनी होगी भाई। h का मान आपको पता है कितना? 6.62 गुणा 10 की घात -34। फिर 4 पाई का मान आप सभी को पता है 3.14, और डेल पी एक्स का मान जो दे रखा है 13.18 गुणा 10 की घात -30। ठीक है, सॉल्व करो इस रामायण को, आपको स्थिति में भी अनिश्चितता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सीधा सा था। चलिए, तो ये डन है, कैलकुलेट कर लोगे बच्चों। फिर यहाँ पे मात्रा क्या लगाओगे? मीटर लगाओगे, स्थिति है ना तो मीटर नहीं आएगा। डन है, आ रहा है। ओके, हटा देता हूँ, क्लियर हो। 8वां देखो, समान ऊर्जा के प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात। ऐसा शायद उदाहरण भी है, वो मैंने प्रेजेंटेशन में डाल दिया। ऑलराइट, देखिए समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान ऊर्जा है, यही बोल रहा है। ऑलराइट, और हमने बोला कि अगर ऊर्जा समान है, समझिए इस चीज को, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण। या फिर आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसा भी लिखते हैं, हमने फॉर्मूले में ऐसे ही लिखा है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। डन हो गया, ये सिंपल। चलिए, अब आप वो फॉर्मूला देखो तरंग दैर्ध्य का जिसमें गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको याद आएगा कि तरंग दैर्ध्य का एक फॉर्मूला जो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड था वो कुछ ऐसा था, या तो 2m के लिख लो या फिर 2m e लिख लो, है ना। मेरे हिसाब से मैंने ये करवाया। ठीक है, गतिज ऊर्जा ही है, ई का मान यहाँ पे क्या है? गतिज ऊर्जा है, डी ब्रोगली वाले पॉइंट पे। ओके,
चलिए, तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, तो मैं बोलूँगा कि इनका अनुपात तो चाहिए ना, तरंग दैर्ध्य का अनुपात। तो हमने बोला प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य बटे अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, ऐसे ही करेंगे। चलिए, प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मेट क्या होगा, h डिवाइडेड बाय √2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन की ऊर्जा, यही है। अरे आप वो वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना 0.286 बटा √v। यहाँ पे क्या विभवांतर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो फिर वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ज्यादा होशियार बन जाओगे कहीं, इतने होशियार भी नहीं बनने चाहिए। फिर h डिवाइडेड बाय 2 अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण की ऊर्जा, ठीक है। h से h तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ध्यान में रखना। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये वाली चीज जो नीचे थी वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो हम लिखेंगे 2 m अल्फा और e अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 m प्रोटॉन और e प्रोटॉन। आपको पता हो तो 2 से 2 तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन e अल्फा से e भी कटेगा क्योंकि दोनों बराबर थे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्गमूल के, ना, ठीक। आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर, सभी को पता है दुनिया में, ठीक है। और नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, √4 आया क्या, √4 का मान कितना होता है, 2, पता चल गया क्या। प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य बटे अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी, 2 या 2:1, ठीक है। ऑलराइट, डन हो गया, सिंपल था। इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसी से करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला था ना, कौन सा वाला डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, 0.286 डिवाइडेड बाय √v और अल्फा का 0.101 डिवाइडेड बाय √v, वो वाला फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं। नहीं बच्चों, प्लीज ऐसा ना करें, भगवान के लिए ऐसा ना करें। ऑलराइट, ओके, चलिए 9th वन, विद्युत चुंबकीय स्पंद का काल, काल मतलब समय, 0.30 मिली सेकेंड है। ये स्मॉल एम जो वो मिली सेकेंड है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता, ऑलराइट, देखिए फोटोन के लिए ऊर्जा में और समय में अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 से कम नहीं हो सकता, तो ये बराबर वाले से तो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है, ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता देख लोगे, पता चल गया क्या देवता, पता चला नहीं चला, पता चला, मान रख देता हूँ, कैलकुलेशन आपके भरोसे है, कितना है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 भाग 4 3.14 पाई का मान, डेल टी का मान देख लो एक बार के लिए, 0.30 है, मिली को रखूंगा 10⁻³ ध्यान में रखना, मिली को कितना रखेंगे 10⁻³ ऊर्जा है बच्चों, मात्रा किस में आएगा, जूल में। डन हुआ ये, सिंपल है। ऑलराइट, चलिए तो काम कर लोगे न्यूमेरिकल वाला, ये वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। देखिए, वाह अच्छा सवाल है। सोडियम के लिए कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नॉट का मान, ठीक है। प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जो सोडियम से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करा सकती है। भाई अधिकतम तरंग दैर्ध्य तो दैनिक तरंग दैर्ध्य होती है ना। तो हमने दैनिक तरंग दैर्ध्य के कॉन्सेप्ट में लिखा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, लिख सकते हैं, फाई नॉट को बता रखा है मैंने, h न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट की जगह c डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2.3 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। लैम्डा नॉट निकालना ना,
तो लैम्डा नॉट को तो उठा करके इस तरफ लेकर के आओ और इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आओ। तो h का मान कितना 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, ठीक है। c का मान कितना 3 गुणा 10 की घात 8 भाग लैम्डा नॉट तो इस तरफ चला गया और भाग लगेगा किसका 2.3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का। अब ये पूरा सॉल्व करो, लैम्डा नॉट का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से काम कर लोगे आप, कैलकुलेशन आपके थ्रू से। ये देखो ये नैनोमीटर ये नहीं पता चले ना तो जो मान आया है 10 की घात में वो का वही लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन में फंस जाते हैं, तो मत फंसो भाई। उसको नैनोमीटर पिकोमीटर नहीं देखना है, उसको ये देखना है कि आपने घात कहाँ तक सही किया। अगर आपने घात लास्ट तक सही किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हो जाएगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका। हाँ नेक्स्ट देखिए 11th वन क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल नहीं है। एक धात्विक सतह को 8.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज के प्रकाश से क्या करने पर, प्रदीपन करने पर, मतलब इतनी ऊर्जा का प्रकाश दे रहे हैं। तो ये आवृत्ति दी हुई है, आपतित फोटोन की आवृत्ति है 8.5 गुणा 10 की घात 14, ठीक है। करने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैं केवल लिख देता हूँ, कितनी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी सतह को, मतलब सतह चेंज नहीं की है, इतनी आवृत्ति के प्रदीपन कराने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी है। धातु का कार्यफल, भगवान जब धातु चेंज ही नहीं करी तो फिर दो डेटा देने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर एक ही डेटा से काम हो जाएगा, फालतू में रामायण पढ़ा रहा है वो। धातु का कार्यफलन तो क्या करना है, कार्यफलन देखो क्या होगा, तो हम बोलते हैं आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, मैं KV1 वाले से काम कर रहा हूँ, तो कार्यफलन बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस KE1 या K1 है ना, K1 लिखा है अपन। चलिए E1 का मान कितना, तो मैंने लिखा h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी जो तो दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो बात अलग है, लेकिन दी हुई है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब ये काम करता हूँ इसका, तो मैं लिखूंगा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, न्यू नॉट का मान, ओके। ऑलराइट, अलग से निकालो ऊर्जा एक बार के लिए। E बराबर h न्यू, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, म्यू का मान 8.5 गुणा 10 की घात 14। वैसे आपको जो पसंद आए ना वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब ये ले लिया तो देखिए, ये तो ऊर्जा गई जूल में, मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो फिर इसमें भाग लगाऊँ किसका, 1.6 गुणा 10 की घात किसका माइनस 19 का, ठीक है। ये छोटा है भाई, चलो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया। 16 पंजो 80, 16 पंजो 80, पॉइंट लगाऊँ 5 बच गया, 16 × 48, 2 बच गया, 16 एकम 16, 5.31 गुणा 10 की घात 14 और ये 10 की घात 19, 10 की घात 14 और 10 की घात 19 ऊपर जा रहा है ना, 10 की घात माइनस 19 ऊपर जा रहा है तो 10 का 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 33, 10 की घात 33 प्लस का 10 की घात माइनस 34, ठीक है, हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, तो ये फाइनली हो जाएगा 6.6 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 गुणा 5.3। आप गौर करो ये हो जाएगा 0.5, अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.5 का मतलब होता है आधा, तो इसका आधा कर दो, लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ये मैं मेरा लॉजिक लगा रहा हूँ, तो 2 का भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 3.3,
1 आएगा। मैं इसकी जगह 3.35 करता हूँ, लमसम मान निकाल रहा हूँ बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, इसको 5 बना देते हैं। आंसर लेकर के आ रहा हूँ, आप गुणा कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जो उत्सर्जित हो रहा था, वो था 0.5 का। आंसर कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप वाला पार्ट है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है, चेंज किया है मैंने। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाथों से कैलकुलेट करें, मेरी तरह कैलकुलेटर का उपयोग न करें जैसा मैंने शुरुआत के 2 सवालों के अंदर यूज़ किया था। अपने हाथ से जितना कैलकुलेट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप कोई भी एक सिनेरियो ले लेते बच्चों, ये जो ये वाला है ना, इसमें आप कोई भी एक सिनेरियो ले लेते, ये वाला नीचे वाले से भी कर सकते थे, नीचे वाले से भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। और ये कार्यफलन का मान -3 दिखा रहा है बच्चों, -3 नहीं है। ठीक है, कार्यफल माइनस थोड़ी हो गया, गलत बात है। ओके, चलिए अब आगे करें। एक आध उदाहरण मैंने चूज करके रखे हैं, वो देख लेते हैं एक बार के लिए कितना लॉजिकल लग रहे हैं आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, समान विभवांतर से v का मान समान है से त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। विभवांतर समान है और उस केस में आपको त्वरित प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, तो देखो तरंगदैर्घ्य का वो फॉर्मूला जिसमें विभवांतर आ रहा हो। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का वो फॉर्मूला जिसमें विभवांतर आ रहा हो, तो मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि लैम्डा का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, h डिवाइडेड बाय, समझिए, √2 m q v, याद आ रहा। ठीक है, अब अगर आप लिखते हैं किसका, प्रोटॉन का, तो ये मैं लिखूंगा h डिवाइडेड बाय √2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का समान है। ठीक है, विभवांतर समान। अल्फा कण के लिए लिखा जाएगा h डिवाइडेड बाय √2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और पोटेंशियल। ठीक है, और दोनों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात चाहिए, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य प्रोटॉन की भाग तरंगदैर्घ्य अल्फा कण की, है ना। चलिए देखो, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य ये रही ऊपर, h डिवाइडेड √2 m प्रोटॉन, q प्रोटॉन और पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय अल्फा कण के लिए h डिवाइडेड बाय √2 m अल्फा, q अल्फा और पोटेंशियल डिफरेंस। h से h कैंसिल, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझिए, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे, ये ऊपर नीचे वाला पता चला ना। ये जो नीचे था ना बच्चों, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर टॉप पे, और ये तो वैसे ही नीचे था। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करो। अल्फा कण का द्रव्यमान आपको पता है कितना, 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर। अल्फा कण का आवेश आपको पता है 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर, डिवाइडेड बाय क्या, नीचे तो प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन का चार्ज है, काट दो जो कट रहा है। ठीक है, अंडरूट से बाहर निकालोगे तो 4 का अंडरूट तो 2 हो जाएगा और रूट तो अंदर रह जाएगा, नीचे क्या 1, पता चला क्या, तरंगदैर्घ्य का अनुपात, अरे पता चला कितना, 2√2। अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, CBSE में भी और RBSE में भी। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया होगा, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखिए, एंड लास्ट वन। ठीक है, देखते हैं अपन काम करते हैं।
हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु जिसका कार्यफलन निम्नानुसार है परावर्तित होता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इतने तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो मतलब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 200 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 लिख दो मीटर। तो मैं आपतित प्रकाश की एनर्जी निकाल सकता हूँ ना, ये निकाल सकता हूँ। कैसे? एच न्यू दैट इज एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, निकाल सकते हैं इसे। देखो चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। कार्यफलन का मान दिया हुआ है, ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और निरोधी विभव। चलो, निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो फिर तो आपके प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा तो निकालनी पड़ेगी। ये कितना होगा वो समझिए। एच का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34, सी का मान 3 गुणा 10⁸8 बटे लैम्डा का मान जो दिया हुआ है 200 गुणा 10⁻⁻2। तो मेरे को ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखें आगे। तो सॉल्व करने की कोशिश में अपन पहला काम क्या कर सकते हैं, घातों को एडजस्टमेंट कर लो, है ना। चलिए, -9 और -19 हो जाएगा -28, हो गया है ना। -28 होगा, -28 ऊपर गया तो +28, +28 और 8 हो गया 36, +36 और -34 +2, 10⁻² +2, तो मतलब हो गया 100। 100 को गुणा करेंगे किससे? 3 से, तो 300 के 2 जीरो, 2 के 2 जीरो से गायब हो गए। तो कुल मिलाकर के ये रामायण अटकी सिर्फ इतनी 6.62 गुणा 3, नीचे है 2 गुणा 1.6, बस इतना ही काम। ठीक है, चलिए काम करने की कोशिश करते हैं। लमसम निकालने की कोशिश करूँगा मैं, या फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लो, लमसम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए 16 का देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो 10 से गुणा कर दूँ, तो ये 66 हो जाएगा, है ना। 66 में 16 का भाग लगाएंगे तो 16 एकम 16 चौक 64 होता है, 64 होगा, 2 बच गए। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और 16 एकम 16, 4 इधर से, 2 इधर से, तो हो गए 6 और बचे। फिर 16 के 48, 16 चौक 64, 16 के 48, 4.13। और आप चेक कर लीजिएगा, मैं इसमें इसका भाग लगा रहा था, ठीक है। तो ये 4.13 आ रहा है, और 4.13 गुणा 3 और उसमें भाग लगेगा 2 का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई अभी एनर्जी। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.0। फिर 13 में भाग लगाया 2 का, तो कितना आएगा 6, 5 गुणा 3, ठीक है। चलो गुणा करो, तो फोटोन की ऊर्जा आनी चाहिए 3 पंजे 15, ऊपर लगी 1 6 18 और 1 19 और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुल मिलाकर के 6.2। ठीक, फिर धातु का कार्यफलन कितना? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फॉर्मूला E = φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे यही होता है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपको तो निकालनी थी, है ना। क्या हो जाएगा? E - φ0। अरे होगा नहीं होगा, मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं, ये उठा करके इस तरफ आ गया, और तो क्या हुआ। चलिए, E का मान कितना? 6.2 - 2.5, ठीक है। और फिर ये मान किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। फिर गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हो? EV0 लिखते हो। E से E को कैंसिल कर दीजिएगा, E से E को कैंसिल करोगे तो कितने आएंगे? ये जो मान आएगा वो घटाना ही तो है। चलिए 6.2 में से 2 को घटाओ तो कितना आया? 4.2। 4.2 में से 0.5 को घटाए तो कितना है? 4.2 में से 5 को घटाएंगे तो 3.7 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई काट दीजिएगा तो वी का मान आपको पता चलेगा 3.7 वोल्ट आएगा, इतना निरोधी होगा। ठीक है, तो ये सवाल ये बेसिक पैटर्न है। इस तरीके का अपन ने पहला सवाल भी पढ़ा था, पहला सवाल भी इसी तरीके का था। ठीक है, ये उदाहरण भी उसी तरीके का है। आपको इसी तरीके के सवाल बेसिक रूप से करने पड़ेंगे बच्चों, है ना।
और मैं सवाल डालता रहूँगा, आप लगातार चैनल को देखते जाएं। उसके अंदर पोल ऑप्शन आता है, तो वो वाले सवाल कम्युनिटी बॉक्स में, कम्युनिटी टैब के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार करते जाएं बच्चों। उनसे आपका रोजाना कम से कम एक नया सवाल आपको देखने को मिलेगा, वो एक अच्छा सवाल होगा। ठीक है, उस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे भी गए होंगे। राइट, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी तक आप सभी का। हैव अ गुड डे, टेक केयर।